नमस्कार साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे अतिथि से मिलवाएंगे जिन्होंने किसी भी मंच से साहित्य, लोक परंपरा और राष्ट्रभक्ति की धुनों से समा बांध दिया है। शादी विवाह का उत्सव हो, कोई पर्व हो अथवा त्यौहार, नीता गुप्ता जी को उनके मधुर संगीत को सुनने और देखने का अवसर हमको मिल ही जाता है। प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग मंचों से बड़े बड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया है। आज नीता गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनसे ही जानते हैं उनके इस कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। नीता जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, आपने इस लोक परंपरा, लोक संस्कृति से जुड़े हुए विषय को क्यों चुना और आपके इस की शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार अभय जी, पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। आपने एक बात तो सुनी होगी, मैं संघ से जुड़ी हुई हूँ कि संघ व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करता है, व्यक्ति निर्माण करता है। उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। जब घर से बाहर सबसे पहले पाँव रखा सामाजिक रूप से और व्यावसायिक रूप से या गाने के क्षेत्र में जाने में भी, तो सबसे मेरा पहला क्षेत्र संघ ही था। संगठन से जुड़ने के बाद संचालन करना, वंदे मातरम गाना, सरस्वती वंदना गाना। एक बार मुझे याद है अभय जी, हमारे विश्व संवाद केंद्र पर लगभग 20 साल पहले राष्ट्रपति जी आए थे, तो उनका तब संपूर्ण वंदे मातरम गाने की बात हुई, तो मुझे उसका अवसर मिला, उसका रियाज़ करा और उसके बाद जो प्रशंसा मिली तो मुझे लगा कि नहीं, संगीत की दुनिया में तो इतना अच्छा वो है और राष्ट्रभक्ति के गीत गाने से मन को भी जो संतोष मिलता है, तो प्रारंभ मेरा वहीं से हुआ। तो क्या इसकी आपको मतलब बचपन से ही प्रेरणा मिली या बाद में किसी की प्रेरणा से आप इस क्षेत्र में आई? नहीं, बचपन से तो कोई मुझे इस तरह का संगीत से कोई बहुत झुकाव नहीं था। जैसे गुनगुनाते हैं एक बाथरूम सिंगर की तरह से, वैसे ही था बस। लेकिन ये है ना कि जो विधाता ने क्या किसके लिए सोच रखा है ये कुछ कह नहीं सकते। एक छोटा सा मैंने इंस्टीट्यूट खोला था बच्चों के लिए, लर्निंग पॉइंट न्यास के उसमें गतिविधियां बच्चों को ड्राइंग, क्राफ्ट, म्यूज़िक सिखाया जाता था। तो उन्हीं में साथ रहते रहते मेरे को नहीं पता था कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है और वो भी विकसित होती गई और ये एक क्षेत्र नया मेरे जीवन में खुल गया। जब सांस्कृतिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ी तो आपने इसका विषय लोक परंपरा और लोक संस्कृति को ही क्यों चुना? देखिए, यही संस्कार होते हैं जो हमें मिले, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं और सतत वहाँ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि आपको जब गाना है तो ये शाम मस्तानी गाना है, चोली के पीछे क्या है गाना है, या भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी ये गाना है। क्योंकि मेरा साथ यहाँ मालिनी अवस्थी जी कई साल, 10 साल लगभग उनका यहाँ पर ही रहा था, उनके साथ हम संपर्क में रहते थे, उनके कार्यक्रम आयोजित कराना। ऐसे ही कि मैं कई लोक गायिकाओं को फॉलो करती थी, तो जिससे जो प्रेरणा मिली और पृष्ठभूमि हमारी थी संघ की सेविका समिति, संस्कार भारती, तो इनके संस्कार हमें कभी भी वो चीज़ गाने के लिए नहीं कहते थे जिससे अपना मन ही स्वीकार ना करे। लोक परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा गीत रहा जो आपको लगता है कि आपको सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलवाया? जी, एक शादी ब्याह की अगर बात करें, बन्ने बन्नी और पारंपरिक गीतों की, उसमें मेरा एक गीत है, गूंज उठी शहनाई हमारे घर शुभ घड़ी आई। तो जब ब्याह का अवसर होता है तो सबका मन करता है ढोलक बजाएं और कुछ ऐसा गाएं जिससे मंगल ध्वनि हो जाए। तो एक मंगल गीत ये वाला मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ। हाँ, उसकी 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए तो अच्छा रहेगा दर्शकों को। हाँ। जी, वैसे तो देखिए हम साज बाज के साथ ही गाते हैं, पर 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। गूंज उठी शहनाई हमारे घर शुभ घड़ी आई, गूंज उठी शहनाई हमारे घर शुभ घड़ी आई। दूल्हा सुंदर चंदा जैसा, दुल्हन चंदा की है चंदनिया, प्रभु ने जोड़ी बनाई हमारे घर शुभ घड़ी आई।
होली, दीपावली और अन्य ऐसे पर्व त्योहार पे भी आप अनेक प्रकार के गीत आपने लिखे हैं और कई कई मंचों पे आपने सुनाए हैं। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर भी कई गीत बनाए हैं, जिसमें कि एक गीत था यहाँ पे पोषण अभियान के ऊपर मुझसे यहाँ पे सीडीओ मैम ने बनवाया था। तो वो यूट्यूब पे चला, मुझे नहीं पता था कि वो गीत कैसे वो इतना वायरल हुआ, लोगों ने कैसे सुना। और वो इतना वायरल हुआ क्योंकि जब भी सितंबर का महीना होता है, सितंबर माह, ये उसमें पोषण अभियान के पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो वो गीत पूरे देश भर में जो पोषण अभियान की वो चलते थे प्रोजेक्ट, उसमें चलाया जाता था, तो इतना वायरल हो गया। तो उसकी भी मैं 2 पंक्तियाँ आपको जरूर सुनाना चाहेंगी। जरूर सुनाइए दर्शकों। पोषण हो सुपोषण, पोषण हो सुपोषण, पोषण माँ घड़ियाँ आई है शगुन की, लल्ला के जन्म की सभी को बुलाना है। घड़ियाँ आई हैं शगुन की, लाली के जन्म की सभी को बुलाना है। सुन रे किशोरी और होने वाली मैया, दूध पियो डट के, चाहे भैंस हो या गैया। केवल आलू न तुम खाना, लौकी तो रही भिलाना। संदेश ये, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती सरकार किन किन बातों पे काम कर रही है। अद्भुत है कि गर्भवती स्त्री क्या खाए, उसके लिए पोषण अभियान पूरे महीने कार्यक्रम चलते हैं। तो ये मेरा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, मतलब वायरल हुआ कह सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी और उससे जुड़े हुए जो रक्षाबंधन अभी पर्व आने वाला है, उस पे जो उन्होंने बहनों को सौगात दी, उस पर भी गीत बनाया था। उसको आप सुनाएंगी जरा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। और मौका भी इस समय ऐसा ही है कि रक्षाबंधन आने ही वाला है। तो एक गीत था जो मतलब मेरे मन से नहीं निकला। आप सोचिए कितनी बड़ी योजना है रक्षाबंधन पर बहनों को। और अब की बार तो सुनाया भेजी 2 दिन नहीं 3 दिन के लिए उन्होंने बच्चों बस सर्विस 8 की सुबह से लेकर 9 मतलब 9 को पूरा दिन, 8 को पूरा दिन और 10 की सुबह तक है। 10 की सुबह तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैंने सुनाया था, रक्षाबंधन पर बहनों की मुफ्त यात्रा कर दी। रक्षाबंधन पर बहनों की मुफ्त यात्रा कर दी। योगी भैया हर बहना की विपदा तूने हर दी। हाय रे योगी, योगी बहना दे दुआएं तुझको, तेरी लंबी, हाय तेरी लंबी उमरिया होगी। आपको देश के तमाम बड़े बड़े मंचों पे कार्यक्रम करने का अवसर मिला जी। आपको कोई ऐसा जो आपको सबसे बड़ा लगता हो कि इस मंच पे हमको बड़ा सम्मान मिला, और या हम उस मंच को बहुत बड़ा समझते हैं अपनी दृष्टि से, कुछ आप बताना चाहेंगी? जी देखिए, देश में तो बहुत बड़े बड़े मंचों पर हम सम्मान, क्या हर मंच सम्मानित होता है, छोटा बड़ा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अनुभव रहा मॉरिशस में पिछले वर्ष हिंदी साहित्य परिषद द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुझे हिंदी सचिवालय, मॉरिशस का जो हिंदी सचिवालय है उसमें बुलाया गया और वहाँ मेरी प्रस्तुति हुई और उन्होंने खास करके लोकगीतों की प्रस्तुति कराई। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वहाँ के लोग, मॉरिशस में रहने वाले लोग या बाहर के देशों में रहने वाले भारतीय जो होते हैं, भारतवंशी, वो जिस तरह से हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को लेके चल रहे हैं, वो मतलब हमें भी सीखने की बात है। नीता जी, आप भारतीय जनता पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की संयोजक भी हैं। इससे पूर्व भी आप फिल्म सेंसर बोर्ड दिल्ली की भी सदस्य रह चुकी हैं, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की भी सदस्य रह चुकी हैं। ऐसे जो आपको मौके मिले संगठन या सरकार के माध्यम से, जो आपको, तो वहाँ पे आपको कैसी अनुभूति हुई? आपने अपने किन कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया वहाँ पर रहकर? देखिए, मैंने कभी भी किसी भी मंच पे अपनी लाइन नहीं छोड़ी। जो हमें संस्कार और जो हमारी विचारधारा है उसको हमेशा पकड़ के रखा। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का पश्चिम क्षेत्र में हम 19 जिलों में तरह तरह के ऐसे ही काम और कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे तक कि भारतीयता, हिंदुत्व की एक लहर जो है वो बराबर बनी रहे।
और जहाँ भी जाते हैं, जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड की मैं सदस्य रही हूँ, तो जब भी फिल्म की स्क्रीनिंग होती थी, जब महिलाओं को कुछ आपत्तिजनक तरह से दिखाया जाता था या कुछ ऐसे भद्दे उनके ऊपर शब्द कहे जाते थे, गालियाँ उन्हीं के नाम से, तो हम पुरजोर विरोध करते थे कि इस चीज़ को कभी भी महिलाओं को टारगेट करके कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो तुरंत उस मिनट से उस मिनट तक का हम कट लगा देते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी अवसर मिलता है हम कोशिश करते हैं कि एक बिलो द बेल्ट जाके कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। देश के बड़े मेलों में से एक जाना जाने वाला मेरठ का नौचंदी मेला, जी, वहाँ भी आपको एक प्रस्तुति देने का मौका मिला, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या दर्शकों को? जी, देखिए कितनी अच्छी बात है कि संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश, जो पिछले 20-25 वर्षों से, मतलब ये समझ लीजिए मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कोई कार्यक्रम नहीं देते थे, पर लगातार 10 वर्षों से 8 वर्षों से हम देख रहे हैं योगी जी की सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यशालाएं हों, कलाकारों को कार्यक्रम हो, वर्ग हो, प्रस्तुतियाँ, वो हमें सारे लोक कलाकारों को काम मिल रहा है, उनकी प्रस्तुतियाँ करी जा रही हैं। तो विषय ये था कि रामायण को आप राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना था, जिसका आयोजक संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन मेरठ था। तो उसमें मैंने प्रयास किया कि थोड़ी सी ही देर में पूरी रामायण 1 घंटे के अंतराल पे भगवान राम के जितने प्रेरक प्रसंग हैं उनको लेते हुए मैंने उसमें प्रस्तुति दी थी। आपके द्वारा अभी तक गाए गए, चाहे लोक परंपरा से जुड़े हों या भजन हो, जी, आपको कौन सा गीत अपना सबसे प्रिय लगता है? कुछ दर्शकों को सुनाएंगे क्या? देखिए, ये तो सारे ही गीत बहुत अच्छे। ये तो थोड़ा मुझे एक शादी के कार्यक्रम में बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हमें थापा रखने का गीत चाहिए। मैंने यूट्यूब पे देखा, किताबों में देखा, कहीं थापे का कोई गीत ही नहीं था। तब मैंने एक पंडित जी हमारे पास में, उनसे बात करी कि थापा हम क्यों रखते हैं शादी में, इसका क्या मतलब होता है, और फिर एक गीत का निर्माण किया। तो वही गीत मेरे दिल के, क्योंकि मैंने खुद उसको लिखा, खुद कंपोज किया, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी जी ज़रूर। थापा धराऊँ मैं तो देव मनाऊँ, मेरे बेटे की जाएगी बारात, अम्बे मैया भर भर दीजो आशीर्वाद। बनने की बुआई पटका और टीका लाई, संग में हरो रुमाल हो, अम्बे मैया भर भर दीजो आशीर्वाद। तो इसी तरह के नेक टेले जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, जो शादी की रिचुअल्स होती हैं, उनके बहुत सारे गाने बहुत मधुर हैं। तो वो मुझे गाने में और गुनगुनाने में बहुत आनंद आता है। नीता जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने इस लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जो जीवंत रखा है। एक अंतिम सवाल आपसे ये कि आपको इस क्षेत्र में काम करते बहुत ही पुरस्कार सम्मान भी मिले जी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे क्या? जी, देखिए प्रदेश सरकार ने भी आपको सम्मानित किया कई मौक़ों पे, तो उसके बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को। देखिए, हर तरह से ये जो आज मैं जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय संयोजक हूँ, ये भी एक पुरस्कार ही है। जो दायित्व दिए गए हैं मुझे, मथुरा से हेमा मालिनी जी सांसद हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया था वहाँ पे लोक संस्कृति के ऊपर, और फिल्म मीडिया 2020 का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, और मिज़ोरम सरकार से भी मुझे एक फैसिलिटेड अवार्ड होता है, क्या है वो भी मिल चुका है। तो इसी तरह से कई पुरस्कार मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। मुझे नाम भी ठीक से याद नहीं है अभी बहुत सारों के। तो दर्शकों, नीता जी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को ऐसे ही जीवंत रखेंगी, इसी शुभकामना के साथ हम उनसे विदा लेते हैं। आगे इसी प्रकार के कार्यक्रम में अन्य किसी अतिथि के साथ अब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।